अक्सर लोग पीएचडी करने से पहले उनके दिमाग में एक बार तो ये सवाल आता है कि पीएचडी इतनी मुश्किल होती है, क्या उन्हें वो करनी चाहिए? स्पेशली किसी और कंट्री में जाके एक पीएचडी करना कितना मुश्किल होता होगा। रमन और रुचिका, बोथ ऑफ देम आर स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। दे आर परसुइंग रिसर्च, नॉट एग्जैक्टली स्टडिंग। तो वो दोनों वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अभी करंटली पीएचडी कर रहे हैं, फुली स्पॉन्सर्ड। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन कि पीएचडी करना यूके में एक बहुत ही टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से कितना मुश्किल होता है। तो चलो अभी हम सबसे पहले रमन से शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरे ख्याल से पीएचडी करना ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अगर तुम कोई भी अनकन्वेंशनल पाथ लो वो मुश्किल तो होता ही है, पर वैसे ही पीएचडी करना भी थोड़ा मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि तुम्हारा सब्जेक्ट या तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज या उसकी वजह से। आई थिंक पीएचडी करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए बिकॉज थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी, थ्रू आउट वो 3 या 4 साल तुम्हें मोटिवेटेड रहना है टूवर्ड्स योर वर्क, एंड तुम्हें उतना ही प्रोडक्टिव रहना है जितना तुम स्टार्टिंग में हो। मतलब अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स और अपने मोटिवेशन लेवल्स को मेंटेन करना ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट। आई थिंक बाकी तो मेहनत तो हर कोई कर ही लेता है, बट उसको कंसिस्टेंटली करते रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक वो पीएचडी को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है। ओके, एंड वैसे जो डे टू डे काम होता है पीएचडी का, कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा? ऑब्वियसली अब पीएचडी में जब तुम मतलब पीएचडी इज़ अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च इज़ अबाउट डूइंग समथिंग जो कभी पहले नहीं हुआ है। तो जब तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो पहले कभी नहीं हुई है, तो उसमें तो ऐसा होगा ही कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, या तुम कंफ्यूज हो, या तुम मोटिवेशन लूज़ कर रहे हो। बट वही चीज़ कभी डीमोटिवेटिंग होती है, तो वही चीज़ कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होती है। तो आई थिंक इट्स 2 sides ऑफ द सेम थिंग, एंड इट्स नेचुरल। कोई भी अगर तुम किसी भी पीएचडी स्टूडेंट से ये चीज़ पूछोगे तो उसको कभी ना कभी तो फील हुआ ही होगा, और मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे ही फील होता होगा। ऑलराइट, एंड जब रमन को लगता है कि ये सारे फैक्टर्स उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज इट? मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं आई टेक 1 day एट अ टाइम एंड 1 step एट अ टाइम। मैं बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा मैं आगे की सोचूंगा एक बारी में, उतना ही मुझे ओवरवेलमिंग फील होने लग जाती हैं चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा ही सोचता हूँ, अपने गोल्स थोड़े बहुत ही आगे के प्लान करता हूँ, और मैं अपने काम को डेली बेसिस पे ही देखता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे से नहीं हो पाती आज के दिन, तो मैं अपने आप को बस यही बताता हूँ कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल ये चीज़, कल कुछ और ट्राई करेंगे, और फिर वो होपफुली उससे मेरा सोल्यूशन हो जाए। एंड ये चीज़ मेरे लिए पास्ट में वर्क की है, मेरे पीएचडी की ड्यूरेशन में ही। कई बार जब मैं कई चीज़ों पर अटक गया था, मुझे लगा था कि इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कुछ दिनों बाद वो चीज़ सॉल्व हो गई थी। तो फिर मैं वही बिलीफ लेके अभी भी यही करता हूँ कि मतलब टेक सम टाइम ऑफ, एंड उसके बाद फ्रेश माइंड से अगले दिन स्टार्ट करना। ओके, अब रुचिका से भी पूछ लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, कितनी डिफ़िकल्ट है उनकी पीएचडी। बिकॉज रमन ने मास्टर्स एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा, तो उसकी पीएचडी स्टार्ट हुआ इट्स लेस देन अ ईयर, अभी 6 months अराउंड। 6 months, लेकिन रुचिका का 1 साल से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। सो रुचिका, आप बताओ। I will talk about the things that make a PhD difficult. Okay. And the first thing that will make your PhD difficult is when you don't have the knack for understanding things. एक स्पिरिट होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए चीज़ें समझने की। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग अ पीएचडी। और एक पसंद होना चाहिए रिसर्च करने के लिए टू डू अ पीएचडी। तो वो कभी कभी ख़त्म हो जाता है तुम्हारे अंदर जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे एफर्ट्स इन वेन जा रहे हैं। बट उसको कंसिस्टेंट रखना इज़ ऑल्सो अ स्किल, और वो भी सबको आनी चाहिए। एंड नॉट हैविंग दैट मेक्स अ पीएचडी डिफ़िकल्ट, एंड you tend to lose sight sometimes, but it's always important to get it back and work hard and stay consistent. तो for me personally ये तो काफ़ी बार हो चुका है, but because of my supervisor and my friends मैं हमेशा motivated रही हूँ to do research. How difficult it can get is it can get very stressful also, and that could be difficult for some people to handle. But हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें रिसर्च पसंद है और तुमने इसीलिए पीएचडी ज्वाइन की है, एंड that's what the motivation should be for you to continue.
All right. And being a non-PhD student, I'm gonna ask a very stupid question. बट ये क्वेश्चन सबके दिमाग में एक बार तो आएगा, जो एक आइडिया लेना चाहते हैं कि पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, रिसर्च कितनी करनी पड़ती है. तो मैं अभी रमन और रुचिका से ये पूछने वाला हूँ कि एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है PhD करने के लिए, जो कि आई थिंक वो अभी ऑलरेडी हंस रहे हैं सुन के. बट कुछ तो आंसर देंगे ना, वो थोड़ा आइडिया देंगे आपको. बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. ये आंसर आपको मिलेगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करो, बिकॉज मेरे चैनल पे जितने व्यूअर्स आते हैं उसमें से बस 23% चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड 75% नहीं करते हैं. तो जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता हूँ तो आप में से किसी को भी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, एंड मैं बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आता हूँ. सो सब्सक्राइब ज़रूर करना. अब रमन और रुचिका से जल्दी से पूछते हैं कि कितने घंटे उनको पढ़ाई करनी पड़ती है एक दिन में, एक हफ्ते में, टू गिव यू गाइस सम पर्सपेक्टिव. आई थिंक मैं तो PhD को एज अ जॉब ट्रीट करता हूँ. तो जैसे जॉब में हम कहते हैं 9 to 5, 9 बजे तो मैं नहीं जा पाता काम पे. तो मैं अराउंड 10:30 के अराउंड मैं अपने PhD ऑफिस पहुँचता हूँ. एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वर्क आई हैव, उस हिसाब से मैं ऑफिस से बाहर जाता हूँ. बट ऑन अ रेगुलर डे आई थिंक मैं 10 to 6 और 6:30 तक काम करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि 6:30 के बाद मैं अपनी लाइफ के बाकी चीज़ें करना चाहता हूँ एंड नॉट जस्ट वर्क. एंड मेरी प्रोडक्टिविटी स्लोली डिक्रीज़ होने लग जाती है आफ्टर 6:30 और 7 PM. बट मैं अपने लिए कोई हार्ड ऐसा टाइम भी सेट नहीं करता हूँ कि मुझे इसी टाइम से पहले निकलना है या इसके बाद ही निकलना है. मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही चलता हूँ. तो कभी कभी अगर मेरे को 4 बजे ऐसा फील होने लग जाता है कि इसके बाद मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो मैं अपना बाकी का दिन और चीज़ों के लिए यूज़ कर लेता हूँ और मैं उसी टाइम पे चले जाता हूँ. या कभी कभी मैं 8, 8:30 या 9 बजे तक भी ऑफिस में बैठता हूँ. तो ऑन एन एवरेज आई वुड से लाइक 10:30 to 6 PM के अराउंड मैं डिवोट करता हूँ PhD के लिए. बट मेरे को लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने सब्जेक्ट के लिए तो टाइमिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती. जैसे मैं रमन को देखता हूँ, अभी हम एक होटल में स्टे कर रहे हैं, सुबह के 4 बजे तक काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप को लेके, और एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू PhD. वो कुछ कोडिंग वगैरह कर रहा था. रुचिका भी ऐसे करती रहती हैं, और इन्होंने घर पे भी वर्क स्टेशन सेटअप कर रखा है. ऑफिस नहीं जाते तो घर से पूरा काम करते हैं, नहीं तो ऑफिस चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में जो उनको मिला हुआ है स्पेस PhD स्टूडेंट्स को. तो ऐसे करके ये पूरी मेहनत करते हैं. अब एक बार जल्दी से रुचिका से पूछ लेते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ाई करती हैं या रिसर्च करती हैं. मेरा काफ़ी वेरिएबल रहता है डिपेंडिंग ऑन इफ़ आई एम टारगेटिंग सम सबमिशन और मेरा कोई पेपर सबमिशन डेडलाइन है, तो डिपेंड्स ऑन दैट. लेकिन अगर मेरा पेपर सबमिशंस चल रहे हैं तो इट कैन बी अराउंड 10 in the morning to 12 at night, और पीक टाइम पे 6 AM और समथिंग एट नाइट. बट दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम, ये बहुत कम होता है. मोस्टली इट्स अराउंड 10 to 6, 10 to 7. जैसे रमन ने बोला, जब तक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लास्ट करती है, या सो अराउंड दैट मच टाइम इज़ व्हाट आई गिव टू रिसर्च. तो 2 स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैंने आपको, 2 रिसर्चर्स का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है. एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको थोड़ा समझ आया होगा कि PhD स्टूडेंट्स का स्केड्यूल क्या होता है, और इस हिसाब से आप भी अपना आने वाला टाइम प्लान कर सकते हो. एंड आई होप दिस विल मोटिवेट यू टू डू अ PhD इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी कंट्री इफ़ नॉट UK. बट UK स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी. और रुचिका अभी कह रही हूँ कुछ फटाफट से कुछ और बोलना है, तो हाँ जी बताओ. मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आपके रीजंस है PhD करने के लिए कि आई वांट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माय नेम, और आई कुछ लोगों का होता है they're scared of doing a job straight after bachelor's, which is completely fine. ये, और अगर आपके रीजंस बहुत ही shallow है to do a PhD, I don't know the other word for shallow, तो don't do a PhD because it can get tough and these shallow reasons will not support you for long Obviously, enough. मतलब लाइक जस्ट इमेजिन इट कि अगर तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड उस कंपनी में इट्स अ जॉब जिसमें यू कैन नॉट क्विट, यू कैन नॉट जंप टू अनदर कंपनी, एंड तुम बेसिकली इस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ सकते. इट्स समथिंग जो तुमने एक बार स्टार्ट कर ली तो तुमने स्टार्ट कर ली एंड यू हैव टू टेक इट टू कम्प्लीशन. तो इस केस में तुम तभी इसको परस्यू करना चाहोगे व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड even more like you are very interested in what you do and you believe in what you do, because if you don't believe कि तुम्हारे work में your work can't like bring any change,
तो it's difficult to stay motivated. So the entire game about PhD is staying motivated for a very long period of time, and उसके लिए you have to be very interested in what you do. The sole research you should do your PhD is that you are extremely interested in your research. You're interested in doing research. You like research as such. राइट और मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने पीएचडी शुरू करी थी, पर उसको अपना टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, एंड इवेंचुअली ही हैड टू क्विट बिकॉज आप एक अपने आपको अगर एक टॉपिक नहीं पसंद तो आप उसको ऑब्वियसली 3-4 साल उस पर काम नहीं कर सकते हो, आपको खुद मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगी. सो जो भी रीज़न्स रमन और रुचिका ने बोले हैं वो कम्प्लीटली ट्रू हैं. एंड सॉरी अगर उनकी जो वीडियो थोड़ी सी मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला. हाँ, डीमोटिवेट नहीं, आपको सच बता रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, आप भी टाइम ना वेस्ट करो इस चीज़ में अगर ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है. और सॉरी अगर उनकी वीडियो थोड़ी छाँव में आई है, वो छाँव में बैठना प्रेफर कर रहे थे. हम इंडिया में अभी आगरा में, एंड इट्स रियली हॉट एंड इट्स वेरी वेरी सनी टुडे, बट आई होप स्टिल you got the information you were looking for, and that's all from my side. Subscribe to my channel and take care. Bye. Bye. Like, share and subscribe to Dream UK. Yes.